बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमें करना है वो मेरे पास माई सीक्वल भी इंस्टॉल है और पाइथन भी इंस्टॉल है। मुझे जो पहला काम करना है वो इंस्टॉल करना है माई एसक्यूएल ड्राइवर। माई एसक्यूएल ड्राइवर इंस्टॉल करने का बड़ा आसान सा तरीका है और वो ये है कि आप यहाँ पर टर्मिनल पे जाकर अगर इस तरीके से लिखते हैं पाइथन -m pip इंस्टॉल माई सीक्वल कनेक्टर पाइथन और एंटर प्रेस कर दें, तो ये क्या करेगा कि इंटरनेट से जाकर माई सीक्वल कनेक्टर इंस्टॉल कर लेगा। तो आपने सिंपली ये कमांड लिखनी है यहाँ पर, ये कमांड मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है। तो एज इट इज़ आपने ये कमांड अपने पास भी जाकर लिखनी है। सर हर नए प्रोजेक्ट पे करनी होगी? हाँ, ये हर नए प्रोजेक्ट पे आपको करना होगा। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट होता है ना वो ऐसा तो होता नहीं है जैसे हम क्लास में करते हैं कि एक ही दफ़ा बनाया, 1 घंटे बाद दूसरा प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर चलने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनमें डेवलपमेंट इतनी लंबी चौड़ी होती है, तो लिहाजा आप ज़ाहिर है उसमें तो एक दफ़ा करना होगा आपको। ठीक है, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी फाइल होती है, वो इंस्टॉल करके आप अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड कर लें तो ये प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक्चुअली एक लाइब्रेरी आ जाएगी और वो लाइब्रेरी फिर आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये आप उसी वक्त करेंगे जब आप एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप एसक्यूएल माई सीक्वल से कनेक्शन नहीं कर रहे तो फिर इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कमांड जो है अलबत्ता मैंने यहाँ कमेंट्स में लिख दी है, तो आप चाहें तो इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, कोड मैं आपके साथ जब शेयर करूँगा तो। अच्छा, अब अगर आपने देखना है कि आपका बेसिकली कनेक्टर सही इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हुआ, तो आप सिंपली ये वाली लाइन लिखें, इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर और कोड को रन कर दें। अगर कोड सक्सेसफुली आपका बिल्ड हो गया है तो इसका मतलब ये है जनाब कि आपने सक्सेसफुली माई सीक्वल कनेक्टर इंस्टॉल कर लिया है। नॉर्मली कोई ऐसा कोई ख़ास मसला होता नहीं है, हो जाता है इंस्टॉल। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है। तो उसके लिए जनाब जो कोड आप लिखते हैं वो एक्चुअली कुछ इस तरह का होता है कि आप ये जो माई सीक्वल डॉट कनेक्टर है इसका कनेक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। होस्ट आप लिखेंगे अभी लोकल होस्ट, यूज़र रूट और पासवर्ड रूट। IDB वेरिएबल में आपने इसको सेव किया है और फिर मैं चाहूँ और MyDB को प्रिंट करके देखना चाहूँ तो ये MyDB प्रिंट कर देगा कि MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन डॉट MySQL कनेक्शन। ये एक्चुअली हमारा एक कनेक्शन बन गया है MySQL के साथ। और अभी हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि हमने क्या किया है कि सिंपली हमने जनाब एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया है डेटाबेस के साथ। सही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL के साथ। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब जब कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाता है तो अगला काम जो हमें करना होता है वो जनाब करना होता है कि हम क्रिएट कर लें एक अदद कर्सर। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई कर्सर इक्वल्स टू, और इसका नाम हम रखेंगे माई DB डॉट कर्सर। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा माई कर्सर डॉट, अब इसमें मुख्तलिफ मेथड हैं, फंक्शन है, और उसमें मैं लिख रहा हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर एक्चुअली आप किसी भी किस्म की SQL की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस माई फर्स्ट SQL DB।
तो ये कमांड ही करेगी कि डेटाबेस पे क्यूरी चलाएगी और एक डेटाबेस क्रिएट कर देगी माई डेटाबेस के नाम से। इस कोड को रन करते हैं। ये कोड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अच्छा, अब अगर मैं एसक्यूएल योग के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं चेक करूँगा तो मुझे ये डेटाबेस वहाँ बना हुआ नज़र आएगा। यानी अगर मैं आपके सामने एसक्यूएल योग की स्क्रीन शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई फर्स्ट एसक्यूएल डीबी के नाम से एक डेटाबेस बन गया है, जो कि अभी ताज़ा हमने क्रिएट किया है। अभी इसमें कोई ख़ास टेबल नहीं है, खाली है, बस डेटाबेस है। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा से आ जाता हूँ पाइचाम के ऊपर। अच्छा, अब हमारा डेटाबेस भी बन गया है और हमने यहाँ पर पहले सिंपल कनेक्शन क्रिएट किया, फिर हमने कर्सर बनाया, कर्सर से हमने एसक्यूएल की एक क्यूरी जनरेट करी। इसकी मदद से हुआ ये कि हमारा एक डेटाबेस बन गया। ये एसक्यूएल की क्यूरी है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप क्यूरी के थ्रू करें, आप ये भी कर सकते थे कि बेसिकली उस डेटाबेस के अंदर जो एसक्यूएल योग के थ्रू डेटाबेस बना लेते और फिर उसके थ्रू कनेक्शन कर लेते, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन ये कि हम यहाँ अपने तमाम ऑप्शंस पे गो थ्रू करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह की क्यूरीज लिखें जिससे आपको डेटाबेस जितने भी मौजूद हैं माई सीक्वल में वो नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ इस लाइन को कमेंट कर दूँ और फिर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और अब की दफ़ा मैं क्यूरी लिख रहा हूँ शो डेटाबेसेस। अब ये क्यूरी जो है ना वो मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर आएगी। तो मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ फॉर एक्स इन माई कर्सर और फिर मैं करूँगा ये कि एक्स को प्रिंट कर दूँगा। तो इसका जो आउटपुट है वो आप देखेंगे और वो आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। एक्चुअली हमारे माई सीक्वल के अंदर ये सारे डेटाबेसेस मौजूद हैं। ठीक है, ये अभी हमने ताज़ा डेटाबेस बनाया है। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब आपने अगर डेटाबेस बना लिया है और उसके साथ आप कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर सिंपली आपको करना ये पड़ेगा कि बजाय इसके कि आप जो है ना वो ये सारा कोड लिखें, ये सारा मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप बाद में एक्सेस कर लीजिएगा इसको अनकमेंट करके। यहाँ पे आपको एक लाइन बढ़ानी होती है। आप अगर यहाँ पे कहते हैं मिसाल के तौर पे डेटाबेस इक्वल्स टू और ये जो आपने डेटाबेस बनाया था ये आप यहाँ मेंशन कर दें। इसका मतलब अब आपका जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अगर नहीं बना हुआ तो आप डेटाबेस बना सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है डेवलपमेंट का उसमें ये कि डेटाबेस और उसमें जो मौजूद टेबल्स होते हैं वो पहले से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है तो वो हम डेटाबेस पूरा बना लेते हैं, फिर अपने कोड के अंदर डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप डेटाबेस इक्वल टू जो भी आपके डेटाबेस का नाम है वो आप यहाँ
लिख देते हैं। सही है। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे माई डीबी को प्रिंट करवाऊंगा, अब देखेंगे कि ये आपको बताएगा कि अब ये एक्चुअली कनेक्ट हो गया है और इस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ। अच्छा जी, अब डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद अब हम इस डेटाबेस में डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो वो टेबल कैसे बनाऊंगा मैं? तो टेबल बनाने की क्यूरी डिफरेंट होती है। आप करेंगे ये कि कर्सर बनाएंगे और कर्सर बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और फिर इसमें लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल। ठीक है, ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है। सपोज इसमें मैंने लिख दिया स्टूडेंट के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर कुछ फील्ड्स मैं रखूँगा। तो इसमें मैंने एक फील्ड रख दी आईडी जो कि इंटीजर है। इसी तरीके से इसमें मैंने एक फील्ड रख दी नेम जो कि एक वाटर वैल्यू है। उसकी लेंथ भी डिफाइन कर दें 255 और उसका एड्रेस भी डिफाइन कर दें वाटर। क्या आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम ये बाय यूजिंग एसक्यूएल यो के काम कर रहे थे? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या चाहें तो इस तरीके से क्यूरी चलाकर फिर भी ये काम करवा के देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं ये कोड रन करूँगा तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के नतीजे में जब आप अब जाकर ज़रा एसक्यूएल योग को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसको ज़रा रिफ्रेश करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को। और माई फर्स्ट एसक्यूएल डीबी के अंदर अगर आप टेबल्स में जाके देखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट का टेबल आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसको चेक करें तो इसमें आईडी, नेम एंड एड्रेस 3 फील्ड्स मौजूद हैं जो कि आपने फ्रंट एंड से यहाँ पर बनाई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जैसे टेबल बन गया है तो आप जो है ना वो जैसे हमने ऊपर क्यूरी लिखी थी, आप लिखें माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसमें लिखते हैं शो टेबल्स। सारे टेबल्स आ जाएंगे। फिर आप एक लूप लगाएं फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। तो आपको इस डेटाबेस में तमाम टेबल्स नज़र आएंगे। इसमें अभी स्टूडेंट का टेबल है। सपोज मैं स्टूडेंट से नहीं बल्कि आपको याद होगा कि हमने एक डेटाबेस बनाया था ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लास्ट टाइम। ठीक है ना? तो ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम था इससे अगर मैं कनेक्ट हो जाऊं फिर ये क्यूरी रन करूं तो अब ऑर्डर मैनेजमेंट में इससे कनेक्ट हो जाऊं तो आप देखेंगे कि ये उसमें 4 टेबल थे। तो ये 4 टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। दोबारा उसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो अब हमें ये हमारे वाले टेबल नज़र आएगा। क्लियर है भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना ताकि मैं फिर उसको डिटेल से बता दूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पहले एसक्यूएल नहीं देखी होगी
और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो कुछ लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा आसान लग रहा हो और कुछ लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो। बहरहाल तो ये हमारा जो कोड है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मज़ीद इसके अंदर और काम ये हम कर सकते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया स्टूडेंट का, तो इसमें जो आईडी हमने बनाई वो हमने सिंपल आईडी बनाई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है इसमें ये जो आईडी है ये सिंपल आईडी ना हो बल्कि क्या हो, प्राइमरी की हो, तो आप इसके साथ जो है ना वो एक कीवर्ड लगा सकते हैं प्राइमरी की का। उससे होगा ये कि ये जो आईडी है ये बन जाएगी प्राइमरी की। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट हो तो आप इसमें ऑटो इंक्रीमेंट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अच्छा, मसला ये है कि स्टूडेंट का टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब क्या करें भाई? तो हम ये कर सकते हैं कि अगर पहले से बना हुआ है तो आप पहले ये करें कि एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर लें, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। इससे होगा ये कि अगर स्टूडेंट पहले से बना हुआ है तो वो डिलीट हो जाएगा, और नहीं बना हुआ तो ये क्यूरी कुछ भी नहीं कि उसमें जो आईडी है वो एक्चुअली क्या होगी, और बेसिकली वो एक ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी होगी। मैं ये कोड दोबारा से चला देता हूँ, और अब की दफ़ा जब मैं आपको डिस्प्ले करूँगा जनाब एसक्यूएल योग की स्क्रीन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेबल बना है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो टेबल बना है उसमें जो स्टूडेंट है उसमें आईडी एक्चुअली अब एक ऑटो इंक्रीमेंट वाली फील्ड है। और ये देखें, अब ये एक ऑटो फील्ड है और इसमें डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, और ये प्राइमरी की भी है। ठीक है, प्राइमरी की इंडेक्स लगा हुआ है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। हमने ये भी देख लिया कि भाई टेबल कैसे बनता है, हमने ये भी देख लिया कि जनाब आपके पास उस टेबल के अंदर उस टेबल को लिए डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उस टेबल में हम फील्ड्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मज़ीद कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल है मेरा, इसके अंदर कॉलम्स में मैं कुछ इजाफा कर दूँ या चेंजेस कर दूँ, उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है ऑल्टर टेबल की। ठीक है, वो कैसे आप करते हैं? मिसाल के तौर पे अभी जो ये हमारा टेबल है इसमें जो फील्ड्स हैं वो है आईडी है, नेम है और एड्रेस है। मैं इसमें ईमेल भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखें मैं यहाँ क्यूरी लिख रहा हूँ। अब ये ध्यान में रखिएगा, आपके घर जाके जब आप ये कोड एग्जीक्यूट करें तो सारा एक साथ मत चला दीजिएगा। तब तरीके से आपने कमेंट एंड कमेंट करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और में आप करें ये कि एक कॉलम ऐड कर दें
ऐड कॉलम, उस कॉलम आप ऐड करेंगे ईमेल का। और ईमेल का जो कॉलम है वो वॉटशॉर होगा। ये आप स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो होगा ये कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर एक नए कॉलम का इजाफा हो जाएगा ईमेल के नाम से। कोड मैंने रन कर दिया और रन करने के बाद अगर मैं आपके साथ दोबारा से चला जाऊं जनाब माई एसक्यूएल योग के ऊपर, देखेंगे कि ये जो टेबल है हमारा, इस टेबल के अंदर ओपन करने पे अब इसमें ईमेल नामी एक कॉलम भी आपको नज़र आ रहा है जो कि व्हाट्सएप डेटा टाइप एक्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप इस अपने टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम की चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑल्टर टेबल में सिर्फ और सिर्फ आप ऐड करते, आप चाहें तो मूव भी कर सकते हैं कॉलम, एक डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्शन फॉर्म। हेलो, यार अभी इस तरह ऑफर नहीं हो रहा है। ऑफर होगा मैं बता दूंगा आपको। जो ऑफर हुआ है वो वहाँ लिखे हुए, मैंने लिस्ट भेज दी आपको। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि ऑफर नहीं हुआ होगा, जब ऑफर होगा तो मैं बता दूंगा आपको। अभी तो ऑफर नहीं हुआ होगा ना। भाई फ्रीलांसिंग अलग चीज़ होती है, तमाम डेवलपमेंट करने वाले फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग अलग से कोर्स होता है और ये ऑफर नहीं हुआ होगा। पहले ये कोर्स करेंगे तो आपको आएगी फ्रीलांसिंग। अच्छा जी, तो मैं बात आपसे कर रहा था ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट्स। अच्छा, आप ऑल्टर टेबल जो है वो मदद से आप कॉलम्स के अंदर चेंजेस करते हैं और मज़ीद कॉलम्स चाहें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलें, अब ये जो स्टेटमेंट्स अब तक हमने पढ़ी, अंदर हमने डेटाबेस बना लिया, टेबल बना लिया, टेबल के कॉलम में कुछ चेंजेस कर दी, टेबल डिलीट कर दिया, और साथ ही साथ हमने ये किया कि मिसाल के तौर पे उसके कॉलम में कुछ चेंजेस कर दिए। अब हम ये करते हैं कि टेबल में ज़रा डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो उसका तरीका ये है कि आप इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्यूरी कैसे लिखी जाती है? डेटाबेस से ऑलरेडी हम कनेक्टेड हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी किस तरीके से इस्तेमाल होती है? आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे लिखेंगे अपने टेबल का नाम, फिर आप लिखेंगे कॉलम्स के नाम। एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है एड्रेस, एक कॉलम है ईमेल, फिर आप लिखेंगे वैल्यूज़। अच्छा, वैल्यूज़ फिर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ लिखने का एक तरीका तो ये है कि आप हार्ड कोडेड यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होने के खतरात होते हैं, लिहाजा आप इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस। अभी परसेंटेज एस जो आपने लिखा है उसके बाद आप करें ये कि डायरेक्ट क्यूरी प्रोवाइड ना करें, बल्कि इसको एक वेरिएबल में रखना है क्यूरी, और
फिर एक वेरिएबल बना लें पैरम्स, और ये पैरामीटर्स बना लें कौन कौन से जो आपने बनाए हैं। मिसाल के तौर पे पहला पैरामीटर मैंने लिख दिया इसरार, दूसरा पैरामीटर मैंने प्रोवाइड कर दिया इसरार होम एड्रेस, तीसरा पैरामीटर मैंने प्रोवाइड कर दिया इसरार ईमेल। ये 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर बना लिए। अच्छा आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एक पैरामीटर इसमें पास कर दूंगा क्यूरी, और दूसरा पैरामीटर इसमें पास कर दूंगा पैरामीटर्स का। तो होगा ये कि ये जो 3 वैल्यूज हैं वो एज अ पैरामीटर डेटाबेस इस क्यूरी के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा फिर आपने करना ये है कि जब इंसर्ट की क्यूरी चलती है ना, तो आपको फिर यहाँ पर इसका कमिट भी कॉल करना पड़ेगा, और ये कर्सर में नहीं होता बल्कि ये मेथड होता है MyDB में। इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह जब किया जाता है तो उसमें आप कमिट यूज़ करते हैं। फिर आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई आपने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट रॉ काउंट कॉमा, और आगे मैं लिख रहा हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड। जैसे अभी एक रॉ इंसर्ट हुई है तो ये रॉ काउंट 1 रिटर्न करेगा, तो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा कि 1 रॉ इंसर्टेड। इसका अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो ये कह रहे हैं, ये देखें कह रहा है 1 रॉ 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। ज़रा डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि भाई क्या हुआ। तो अभी अगर आप डेटाबेस में जाके चेक करेंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि जनाब, जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं और इसको टेबल को रिफ़्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट हो गई है जिसमें नाम है इसरार, एड्रेस है इसरार होम एड्रेस, और ईमेल है इसरार ईमेल। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई। टेबल में डेटा इंटर करवाना आप बताएंगे? लास्ट टाइम में बताया, लास्ट क्लास में हमने हार्ड कोडेड डेटा इंटर किया था, तो वो हमने डायरेक्ट MySQL से किया था। अभी मैंने आपको कोड के थ्रू बता दिया। अच्छा, अब ये जो आपके सामने मैंने पैरामीटर वाली बात रखी कि आप पैरामीटर यूज़ करते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि देखें ये जो डेटा है ना, ये तो अभी मैंने हार्ड कोडेड यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली आएगा कहाँ से? तो जो नॉर्मली हमारे पास प्रोग्राम होता है उसमें फॉर्म होता है %s स्ट्रिंग। असल में ये डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे वॉरचार के लिए आप s यूज़ करते हैं और दूसरी डेटा टाइप के लिए कुछ और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर s में आ जाता है। अक्सर इसका ये है कि आप एक स्ट्रिंग इन एक सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, उसको ले रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ एज अ पैरामीटर ली भी है ना, ये आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाएंगे यहाँ पर, यानी यूज़र ने जो कुछ लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर आएगा। जैसे एक फॉर्म बना हुआ है और वो फॉर्म है जनाब स्टूडेंट का फॉर्म है, ऐड न्यू स्टूडेंट का फॉर्म है, तो उसमें आपके पास लेबल्स बने हुए, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। आपने टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर किया, बटन प्रेस किया, तो बटन प्रेस पे ये कोड चलेगा जो आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है, और नतीजे में डेटाबेस में नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, उस केस में फिर आप टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाकर यहाँ इधर 3 पैरामीटर्स में लिखेंगे, और वो जो है ना वो कोई ऐसा नहीं होगा जैसे अभी यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया।
तो ये तो है जनाब कि हम डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे। मैं आपके सामने कमेंट कर रहा हूँ कोड सारा, और मज़ीद आगे चलते हैं। आप चाहें तो एक वक्त में मल्टीपल रॉज भी इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए एक डिफरेंट मेथड होता है जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूट मैनी। अच्छा, एग्जीक्यूट मैनी का कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जीक्यूट मैनी का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि थोड़ा सा ना गैप यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये एक डिफरेंट एग्जांपल थी, और ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया ताकि जब आप अनकमेंट करें तो आपको पता हो कि दिस इज़ अ डिफरेंट एग्जांपल। अच्छा, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि एक और क्यूरी में लिख रहा हूँ, और इंसर्ट की ही क्यूरी है वो। मैंने इंसर्ट की क्यूरी लिखी जो कि 3 वैल्यूज़ ही ऐड कर रहा है। अच्छा, फिर उसमें मैं पैरामीटर्स भी ऐड कर रहा हूँ। इन पैरामीटर्स में आपको पता है पाइथन जो है ना वो लिस्ट और टपल्स और इस तरह के इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। तो आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और मिसाल के तौर पे यहाँ इसरार की जगह मैंने लिख दिया वकार, और ये वकार का होम एड्रेस हो गया, ये वकार का ईमेल हो गया। फिर मैंने कॉमा करा यहाँ पर, और तो कॉपी किया, पेस्ट, कॉमा, पेस्ट। इस तरीके से मैंने 3 रॉज यहाँ पर बना ली। इसको वकार कह देते हैं, इसको अनवार कह देते हैं, इसको अफसार कह देते हैं। ये अब 3 रॉज हो गई, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों रॉज एक साथ इंसर्ट हो जाएं। तो बड़ा आसान है, आप सिंपली ये करें कि माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के बजाय एग्जीक्यूट मैनी कॉल करें, और उसमें ये अपनी क्यूरी और पैरामीटर्स भिजवा दें। फिर आप IDB डॉट कमिट कॉल कर लें, और फिर वही स्टेटमेंट आप यहाँ प्रिंट करवा दें, तो ये आपको बता देगा कि कितनी रॉज जो हैं वो इंटर हुई हैं, ठीक है। तो कोड जब मैं रन करूँगा तो ये आपको बता रहा है कि 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड, और अगर आप डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे तो जनाब आपको यहाँ पर SQL जो है वो ये बताएगा कि अब आपके टेबल में एक्चुअली 4 रॉज आ चुकी हैं, एक पहले से मौजूद थी, और उसके बाद 3 रॉज आप और ऐड कर चुके हैं। क्लियर है जनाब? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, चार क्यों नहीं रिटर्न हो रहा? अभी तो बेटा 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं ना, 4 एक पहले से मौजूद था तो टोटल 4 हो गए। ये भी बता रहे कि कितने इंसर्ट हुए हैं। बेटा इस तरह एक्चुअली होता नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली तो फॉर्म होता है ना, मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि नहीं बेटा, ये रॉ काउंट जो है ना, ये वो रॉ बता रही है जो इसने इंसर्ट किए हैं। एक तो पहले से मौजूद थी ना, वो नहीं बता रहा है। माई कर्सर ने 3 रॉज इंसर्ट किए हैं तो वो 3 बता रहा है।
देखिए मैंने आपको बताया कि इस तरह नॉर्मली होता नहीं, ये तो ऐसे होता है जैसे आपने कोई एक्सेल शीट से डेटा उठाया और डेटाबेस में इंसर्ट करवा लिया। तो इस तरह का कोई अलग से फॉर्म बना रखा है तो उसमें इस तरह का कोड होता है। नॉर्मली होता ये कि हमारे पास एक फॉर्म होता है, उसमें लोग एंट्री कर रहे होते हैं और वो फिर एंट्री से डेटाबेस में डेटा जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं कि भाई एक्सेल से डेटा उठा के डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, ये एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे फिर उस किस्म का कुछ कोड होता है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो ये हमारी डिस्कशन चल रही थी जनाब ऐड इंसर्ट के ऊपर। और अब इंसर्ट होने के बाद बाज़ औक़ात हमें ये मालूम करना होता है कि जो वैल्यू इंसर्ट हुई है तो क्या आईडी थी उसकी ना, तो वो कैसे हम मालूम करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि देखें, पहले तो मैं ये सारा कोड कमेंट कर रहा हूँ। ये वाला जो ऊपर हमारा कोड था, ये जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक रॉ वाला, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। फिर इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। अब सपोज मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहा हूँ जमील के नाम से, और ये करेगा ये कि एक नई रो ऐड कर देगा डेटाबेस में। अच्छा, फिर मैं करूँगा ये कि ये जो एक सर अगर ये जो इंसर्ट की क्यूरी हमने पास की है, इसमें स्टूडेंट के अंदर जो हेडर नेम्स दिए, अगर ये गलत हो जाए तो फिर वो एरर दे देगा। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये जो नेम, एड्रेस और ईमेल हमने स्टूडेंट के उसके अंदर हमने बताया है, इसको हेडर्स जो लेने हैं, हाँ, तो ये अगर हमसे गलत हो जाए तो फिर वो डेटाबेस में एंट्री पास नहीं करेगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि जो फॉर्म है उस पर वैलिडेशन भी करनी पड़ेगी ना, कि यूज़र सही डेटा जी एंटर करे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो जो फॉर्म होता है उसमें आप जब यूज़र एंट्री कर रहा होता है तो चेक भी करते हैं ना कि ये सही डेटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ, यानी फॉर्मेट सही है कि नहीं है। ईमेल एड्रेस देखें, अभी तो मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि फॉर्म के ऊपर वो वैलिडेट करेगा कि भाई ये ईमेल एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं है, @ वगैरह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेके फिर यहाँ पे जब आप एंट्री भी करवा रहे होंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई भी होगी, ट्राई कैच लगा हुआ होगा, तो उससे जो है वो मसला नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? जी सर, जी सर। अच्छा, अभी मैं ये बता रहा था कि ये जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवाने जा रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि भाई रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं जनाब आईडी। आईडी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी। तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिरी जो रॉ इंसर्ट हुई है वो कौन सी इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो ये कोड जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये जो नई आखिरी रॉ गई है उसकी आईडी क्या जनरेट हुई है, 5 जनरेट हुई है, यानी कि 5th रॉ में जाके ये डेटा ऐड हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बेटा आप लोग क्लास में हैं? यस सर, क्लास में समझ आ रही जी है। सर, समझ आ रही जी है। सर, समझ आ रहा है। क्या चीज़?
सर ये जो रॉ डॉट काउंट हम ऐड कर रहे हैं तो आईडी ये 1 2 3 4 ले रहा था, उसमें हम कोई यूनिक आईडीज भी दे सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? जैसे अभी रॉ जो ऐड हो रही है तो वो आईडी के कॉलम को 1 से रीड कर रहा है, 1 2 3 4 5 ऐड 1 बाय 1 कर रहा हाँ है, तो हम इसमें कोई हाँ, यूनिक आईडी दे सकते हैं? असल में जो वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, उसमें आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे सीड है, सीड कर सकते हैं आप उसे। फिर ये कि आप जो है ना उसके लिए ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखें, आप एक फंक्शन बना लें और यहाँ पर जब भी आईडी इंसर्ट हो रही है तो वो फंक्शन कॉल कर लें। तो वो फंक्शन ये करेगा कि एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा, जैसे कोई 32 बिट की यूनिक आईडी आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर क्या हम्म, करेंगे आप? फिर आप करेंगे ये कि यहाँ पर जो है ना वो आईडी कॉलम मेंशन करेंगे और इधर जो है ना वो अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे आप। वो फंक्शन क्या करेगा कि जाएगा और एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा और वो आईडी में जाकर इंसर्ट कर देगा। सही, ठीक है। सारी बात। यस सर। ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से काम करना चाह रहे थे। नॉर्मली जो आईडी ऐसी होती है जिसको हमें डिस्प्ले नहीं करना होता, तो वो आईडी जो है ना वो हम ऐसे ही ऑटोमेटिकली इंसर्ट करवाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ सिचुएशंस में आईडीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमें डिस्प्ले करवानी होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वो तो एम्प्लॉय ऐसा आईडी कोई कुछ होती समझ है, आता है तो वो एक ऑर्डर नंबर क्या होता है तो उसी से हम ऑर्डर ट्रैक करते नंबर हैं कि वगैरह आपकी इस बिलिंग तरह की आईडी है। चीज़ें जो होती हैं, उसमें आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ABC/1 2 3 4 आईडी हो सकती है। तो वहाँ पे फिर आप यस। फंक्शन बना लें, ऑटो इंक्रीमेंट ना रखें और आईडी इंसर्ट करते हुए फंक्शन कॉल करें जो कि प्रॉपर मैनेज कर रहा हो इस चीज़ को, कि भाई ये कौन सा जो है ना वो रिकॉर्ड है, उसके बाद क्या नंबर आना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और उसमें मुख्तलिफ हम फंक्शनैलिटीज़ देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से पाइथन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं और इंसर्ट के बाद अब हम ये देखते हैं कि मुझे अगर डेटा सेलेक्ट करना हो और उसको सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवाना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने स्टूडेंट के टेबल के अंदर काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट करवा दिया है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा चेक करूँ कि भाई क्या क्या डेटा मैंने इंसर्ट करवाया है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए जनाब हम करेंगे ये कि पूरा कोड तकरीबन यही होगा आपका जो कि आपने इंसर्ट में लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी क्यूरी चेंज होगी। तो क्यूरी जो है ना वो अब हम लिखेंगे select स्पैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। क्यूरी करेगी कि डेटाबेस टेबल में से सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करके ले आएगी। अच्छा, फिर मैं करूँगा ये कि लिखूँगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और उसमें क्यूरी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद मैं ये लिखूँगा जनाब, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम माई रिज़ल्ट के नाम से और उसमें हम लिखेंगे माई कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल ये करता है कि सारा का सारा डेटा फेच करके लाएगा क्यूरी का और वो माई रिज़ल्ट में रख देगा। फिर आप वही आराम से यानी कि फॉर का एक लूप लगा लें, फॉर एक्स इन माई रिज़ल्ट और प्रिंट करवा दें एक्स को। तो ये कोड ये करेगा कि स्टूडेंट से डेटा सेलेक्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो
तो इस तरीके से आप बड़े आराम से डेटा सिलेक्ट करके कहीं डिस्प्ले सर ये करवा पास सकते बार कैसे आया? हैं। क्या चीज़? ये 5 टाइम्स कैसे आया? 5 रॉस थी ना स्टूडेंट के टेबल में, तो वो 5 की 5 रॉस उठकर माई रिजल्ट में आ गई। फिर हमने एक लूप अच्छा। लगा दिया माई रिजल्ट पे, तो वो लूप 5 दफ़ा चला और 5 वैल्यूज निकाल के उसने डिस्प्ले कर दी। 5 रॉस थी ना स्टूडेंट के टेबल में, अभी इंसर्ट करी ना हमने। सही है। जी सर सही है, ओके। तो इस तरीके से 5 रॉज हमने सेलेक्ट करके इस तरह डिस्प्ले करवा दी। देखिए ये तो अभी हम कमांड लाइन काम कर रहे हैं ना। होगा क्या कि एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के ऊपर जो है ना वो आप ये रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे होंगे। सही है। सर तो ये फॉर्म पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें हर टेक्स्ट बॉक्स का अलग एड्रेस देना पड़ेगा ना कि कौन सा डाटा कहाँ पर है। देखिए इसमें जो सिलेक्ट होती है ना उसमें इस तरह डेटा पूरा नहीं दिखाते। उसमें मिसाल के तौर पे एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें सारे नाम दिखाने हैं, तो उसमें बजाय इसके कि आप जो है ना वो पूरे पूरे रॉ दिखाएं, आप एक कॉलम दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर जो है ना वो x1 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही, और सिर्फ हाँ। नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम उठा के जैसे आपने एक लिस्ट पे दिखा दिए, ये एक ड्रॉप डाउन पे दिखा दिए। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। चले, अच्छा जी, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सिलेक्ट की जो क्यूरी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यूरी होती है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं और वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं, आप जैसे भी मैंने x1 करके आपको दिखाया तो आप ये भी कर सकते थे। आप ये भी कर सकते थे कि बजाय इसके कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट जो मैंने लिखा था, इसके बजाय आप यहाँ पर सिलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट कर देते, तो ये क्यूरी ही सिर्फ नेम लेकर आती। नतीजा ये होता कि आपको यहाँ पे सिर्फ नाम ही नज़र आते। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आप कर सकते थे। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि फेच ऑल करें, इसमें एक फंक्शन होता है माई कर्सर डॉट h1 ये करेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड लेकर आएगा, चाहे क्यूरी कुछ भी ला रही हो, उस पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फेच 1 के ब्रैकेट में भी हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके भी कॉल कर सकते हैं डाटा को? आवाज़ नहीं है बेटा आपकी, ज़ोर से बोलिएगा। सर फेच 1 के जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर एड्रेस देके भी डाटा कॉल कर सकते हैं? अगर आपको फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर करने का तरीका ये होता है कि आपकी जो क्यूरी है उसमें आप वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, मिसाल के तौर पे नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दिया आपने इसरार। अब ये वो स्टूडेंट लेकर आएगा जिसका नाम इसरार है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये इसरार को लेकर आ रहा है। यहाँ पे स्टैरिक लगा देते हैं, तो ये इसरार वाली रॉ लेकर आ गया। अगर मैं यहाँ वकार लिखूँ, ये वकार वाली रॉ ले आएगा। अगर मैं यहाँ अनवार लिखूँ तो ये अनवार वाली रॉ लेकर आ गया। ठीक है, ठीक है सर।
यानी सर इसको हम इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अगर लोग मौजूद हैं तो हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो तमाम डाटा सर्च कर सकते हैं हाँ कि उस हाँ, वो डिपार्टमेंट में कितने लोग ऐसे ही हैं। होता है। वो एक्चुअली करेंगे क्या कि ये जो अनवार है ना, ये एक पैरामीटर होगा जो कि किसी टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पास हो रहा होगा। एग्जैक्टली। आ रही बात समझ में? यस सर बिल्कुल। तो अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो कुछ लिखा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट यहाँ नजर आएगा। सही। सर ठीक है सर। असल में एसक्यूएल क्यूरीज भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह आराम आराम से इसको देख रहे हैं। फिर जब आप फॉर्म बना के इस पर काम करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई ये किस तरीके से ये काम होगा। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के आप इसमें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो पैरामीटर हम पास करें क्यूरी में वो वही यूज़ करें। अदरवाइज़ हमारा जो कोड है क्यूरी है उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होने का ख़तरा होता है। अच्छा, फिर ये कि मुख्तलिफ क्लॉजेज होते हैं, वेयर का होता है या एक होता है ऑर्डर बाय का। ऑर्डर का क्या होता है कि ये मैंने कोड कॉपी कर लिया और फिर इसको मैंने कमेंट कर दिया और फिर मैं इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूँ कोड को। देखें, अगर मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ तो ये क्या करेगा कि सारे स्टूडेंट ला के मुझे डिस्प्ले कर देगा। उसमें मैं अगर इस तरीके से लिखूँ ऑर्डर बाय आईडी, तो ये क्या करेगा कि आईडी के हिसाब से उसको सॉर्ट करके मेरे सामने ले आएगा। अगर मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आईडी को सॉर्ट करके ले आएगा, यानी पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। ज़रूरी नहीं है कि आईडी से करें, आप नेम से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो अब नेम के हिसाब से सॉर्ट करके लाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऑर्डर बाय नेम करूँगा तो ये इस तरीके से डेटा मुझे ला के दिखाएगा, ए बी सी इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप ऑर्डर बाय का क्लॉज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर बिल्कुल। अच्छा, इन केस अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो डिलीट करने का तरीका ये है कि कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ, बस आप अनकमेंट करके अपने पास चला के चीज़ें देख लीजिएगा, लेकिन आपके ऊपर डेटाबेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। इसका थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अब क्यूरी जो है वो एक्चुअली होती है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेगा ये कि सारे स्टूडेंट डिलीट कर देगा। आप कोई ख़ास स्टूडेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं वेयर नेम इक्वल्स टू, और आपने बता दिया जनाब मिसाल के तौर पे आप जो है वो जमील को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब इस क्यूरी के अंदर जो है ना वो हमें, लेकिन अब इस क्यूरी के अंदर ख़ास बात क्या हो गई कि अब ये डिलीट की क्यूरी हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिलीट और इंसर्ट और अपडेट की क्यूरीज हैं, इसमें आपको करना ये पड़ता है कि क्या करना पड़ता है भाई, कमिट करना पड़ता है। तो कमिट हम कर देते हैं और फिर चाहें तो आप प्रिंट भी करवा के देख लें कि भाई कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हुए या कितनी डिलीट हुए। तो मैंने लिखा माई कर्सर डॉट रॉ काउंट कॉमा और आगे मैंने लिख दिया रिकॉर्ड्स डिलीटेड। तो
तो नतीजा ये होगा कि जब ये क्यूरी चलेगी तो जमील नामी जो रॉ है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप अब दोबारा सेलेक्ट करके देखेंगे तो अब आपको ये जमील वाली रॉ नज़र नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ 4 रॉज नज़र आएंगी। क्लियर? इस तरीके से आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको कुछ शुरू में बताया था क्लास में, ड्रॉप जो है ना वो टेबल डिलीट करता है, डेटा भी जाता है सारा और टेबल भी चला जाता है। इसके मुकाबले में जो डिलीट है वो सिर्फ रॉ या डेटा डिलीट करता है, टेबल नहीं डिलीट हो सकता, टेबल ड्रॉप होता है। ठीक है, ड्रॉप एक्चुअली DDL स्टेटमेंट है, जबकि डिलीट जो है ना वो DML स्टेटमेंट। डेटा मैनिपुलेट होता है इसमें, डेटा डेफिनेशन लेवल पे काम नहीं करता ये। अच्छा, फिर मज़ीद आगे चलते हैं। अगर मुझे मिसाल के तौर पे डेटा मैंने डिलीट कर दिया तो फिर ये कि मैं अपडेट की क्यूरी कैसे चला सकता हूँ। तो अपडेट की क्यूरी भी सिंपल होती है, यानी सर अपडेट में तो पहले आपको एक पर्टिकुलर डाटा जिसको आपने अपडेट करना है उसको कॉल करना पड़ता है, फिर उसमें चेंजेस करके फिर दोबारा सेव करना पड़ता है ना? हाँ, मतलब वो वेयर का क्लॉज आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप क्यूरी जो है ना वो आपकी कुछ इस किस्म की होगी, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू स्टार अली, वेयर नेम इक्वल्स टू स्टार। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे नाम इसरार है ना उसको चेंज करके क्या कर दो, इसरार अली कर दो। अब ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है आप यूज़र से इनपुट लेंगे कि भाई क्या चेंज करना है और किसने चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड। तो नतीजा ये होगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। और अब अगर आप सपोज सारा रिकॉर्ड अपडेट सेलेक्ट करके देखें तो आपको नज़र ये आएगा कि जनाब जो इसरार था वो अब क्या हो गया, इसरार अली हो गया। ये वाला जो कोड है तो मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो नतीजे में ये जो रिकॉर्ड लेकर आएगा उसमें यहाँ पर अब आपको इसरार अली लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये अपडेट की क्यूरी इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। तो ये कोड मैं ज़रा अपने पास कहीं सेव कर लेता हूँ ताकि आपके साथ फिर मैं शेयर कर लूँ और कुछ चीज़ें हम और यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा जी, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने किया ये है कि जनाब डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट हुए और कनेक्ट होने के बाद हमने उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की क्यूरीज परफॉर्म करी।